हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास बहुत सारे टर्म्स भेजे हैं जिस पे आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि पीसीआर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या सेंट्रल डॉग्मा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स के बारे में आपने बात करनी चाहिए। तो अगर हमें इन टर्म्स में एक एक करके इनके बारे में बात करूं तो आई थिंक कि हर जो आपका जो टॉपिक है, हर जो टर्म है, उस पर ही एक एक लेक्चर हमारा पूरा बनेगा। फिलहाल अगर मैं मोटा मोटा अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल पीसीआर की बात की है आप लोगों ने, आरटी पीसीआर की बात की है, तो इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, और इसमें हम आरटी अगर को जोड़ दें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी डिवाइस है जिससे किसी वायरस या किसी पैथोजन के जो स्पेसिफिक जो आपका जीन सीक्वेंस है उसको डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। क्लियर हो गया? इस टेक्निक में जो है शुरुआती समय पे जो है यूज किया जाता था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग किया जाता था इस टेक्निक में। और अब बाद में जाकर के आजकल के जो समय पर फ्लोरोसेंट डाइस का प्रयोग करके जो है ये टेक्निक जो है इस समय पूरी दुनिया में अगर आप देखिए इस समय कोरोना वायरस को जो डिटेक्ट करने की जो बेस्ट टेक्निक यूज की जा रही है वर्ल्ड वाइड, दैट इज आरटीपीसीआर। ओके, कुछ लोगों ने बात की है कि व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, ये टर्म आप लोगों ने मुझे भेजा है। तो सेंट्रल डॉग्मा इट इज अ मॉलिक्यूलर टर्म, इसको हम कई बार कह देते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये सेंट्रल डॉग्मा जो है ये है क्या? बेसिकली डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन। एमआरएनए आपको पता है मैसेंजर आरएनए है, आरएनए के टाइप्स आप लोगों ने पढ़े हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद फिर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, इसका जो फॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। ओके, अब ये जो प्रोसीजर है इसकी अगर हम थोड़ा डिटेल में इसको थोड़ा सा देखें, अगर एक ओवरव्यू उसका अगर देखें तो डीएनए से जो एमआरएनए फॉर्मेशन है, जिस प्रोसेस के द्वारा डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो फॉर्मेशन है उसको हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। इसे हम हिंदी में कह देते हैं अनुलेखन और इसे हिंदी में कहते हैं अनुवादन। क्लियर? तो यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं। बेसिकली जो दो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा जो है डीएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो यहां पर जो है बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। और यहां पर कहीं एक एंजाइम जो है, जब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की बात होती है तो एमआरएनए क्या कर देता है, एमआरएनए जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। क्लियर? तो वहां पर इसकी हेल्प करता है परमिएज एंजाइम। क्लियर? और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स इसमें आ जाते हैं, प्रोमोटर रीजन क्या है, टर्मिनेटर रीजन क्या है, और बहुत सारी चीजें इसमें बीच में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर जो है हम बात कर देते हैं कई बार जो बहुत सारे एंजाइम इस प्रकार से इससे जुड़े हुए रहते हैं इस प्रोसेस से जाकर के। और कई बार क्या होता है कि जो आपका बेसिकली वायरसेस में क्या रहता है बेसिकली कि ये जो एमआरएनए है ये वापस कन्वर्ट होता है जो है डीएनए में, और डीएनए के बाद फिर से ये डीएनए एमआरएनए बना करके फिर ये प्रोसीजर को पूरा कर देता है। तो वहां पर जो एंजाइम भाग लेता है उसको हम कह देते हैं यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसके ये जो अपोजिट प्रोसेस हो रही है इसके द्वारा ही हम कई बार जो होता है हम कहते हैं कि जो है आरएनए जो है वो डीएनए की तुलना में कम स्टेबल है।
ठीक है, ये प्रोसीजर जो है ये सब बाद में इसको हम देखेंगे डिटेल में। अभी आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि प्रोसीजर जो सेंट्रल डॉग्मा है, ये डीएनए से प्रोटीन जो आपका सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, उसको हम जो है सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर में भी अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे प्रोसेस होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको पता है कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो पूरा क्रोमेटिन मैटर है उसके साइटोप्लाज्म में जो होता है बिखरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पर जो होता है प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस यहां पर नहीं है और ये जो है इसमें बिखरा हुआ, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही दोनों ही प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहीं पर होगी और दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकती है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जहां पर आपको पता है कि जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, एक जो है ऑर्गन जो है इस तरह का ऑर्गन है, यहां पर जो है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की होगी और इसको होने के बाद जब एमआरएनए फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर जाकर के, तो न्यूक्लियर जो ये मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक करेगा एक एंजाइम, जिसको भी मैंने आपसे कहा था कि परमिएज एंजाइम, यहां पर अपनी एक्टिविटी करेगा और इसके बाद इससे बाहर निकल करके एक ऑर्गेनेल यहां पे मिलेगा जिसको हम कह देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पहले पढ़ा है, ये भी दो प्रकार का है, एक को मैं कह दे रहा हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को मैं कह रहा हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ ईआर में आपने ये देखा कि इसके बाहर से इस प्रकार के स्ट्रक्चर अटैच हैं, जिसके कारण जो है रफ को हम क्या कहते हैं, खुरदुरी अंतःप्रदर्भी जाली का। तो कारण क्या है कि उस पे जो है राइबोसोम अटैच रहते हैं और राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो यहां से आरईआर के द्वारा जो है एमिनो एसिड, जो कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं किसी भी प्रोटीन के, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एसईआर से क्या हो रहा है, स्मूथ में क्या होता है, तो यहां पर लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस यहां पे होती है। तो ये जो टर्म है इसको हम सेपरेट एक लेक्चर के उसमें देखेंगे, तो हमें बहुत सारे जो है इंटरमीडिएट स्टेप्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और भी बहुत सारे टर्म्स आप लोगों ने बात की थी, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस की आप लोगों ने बात की है, जहां पर हम कह देते हैं कि द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। तो ये प्रोसीजर हैं, और भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है या ट्रांसलेशन है, ट्रांसडक्शन है, रेप्लिकेशन है, ये सारी प्रोसीजर्स हैं बेसिकली। तो कहीं ना कहीं पे जो बात आ रही थी इस चैप्टर की ओर हमें लेके जाती है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। तो पहले हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस है क्या। Transmission of characters from parents to offspring is known as inheritance, या इसको हम वंशागति भी कई बार कह देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक और चीज, कि जो ये जो इनहेरिटेंस के जो लॉजिक्स हैं, बहुत सारे लॉजिक उसमें होंगे, इनको कैरी करने का जो काम करेगा वो, उसके लिए कुछ मॉलिक्यूल हैं इस तरह के, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं जिसको हम कह देते हैं बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है सिंथेसिस इनका होता है, तो इसको हम बायोमॉलिक्यूल कह देते हैं। और एक और टर्म इनके लिए आता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने पल्स सेल्स में इनको डिराइव सबसे पहले किया था और नाम दिया था न्यूक्लिक। ठीक है, ये 1869 के आसपास की बात है। और ठीक 20 साल बाद, यानी कि
1889 में इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड, और वो काम किया था ऑल्टमैन ने। क्लियर? तो ये बात हुई थी न्यूक्लिक एसिड्स की। अब न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स किस चीज से मिलकर बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? अगर अभी हम डीएनए की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये, अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो इसमें एक पेंटोज शुगर रहती है 5 कार्बन की, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस अटैच रहते हैं। क्लियर? और इसके संग अटैच रहता है फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम H3PO4 के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि ये जो बीच की रिंग है, इसको हमने क्या कहा था? शुगर। ठीक, और ये जो शुगर है, बेसिकली ये शुगर कैसी शुगर है? पेंटोज शुगर। ठीक, ये 2 टाइप की होती है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। राइबोस शुगर में, जैसा कि नाम आपको बता रहा है ऑलरेडी, यहां पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये 5 का जो एक आर्म निकली हुई है, यहां पर कार्बन एटम होंगे। ठीक है, यानी कि 5 कार्बन से मिलकर के पेंटोज शुगर बनी, से उसका नाम ही खुद ही बता रहा है, पेंटा। तो ये पेंटोज शुगर है। और यहां पर जो है, अगर मैं बाकी बात नहीं करूं, अगर मैं ये देखूं कि जो राइबोस शुगर है उसमें सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम कह देते हैं। और यही चीज अगर हम डीऑक्सी राइबोस की अगर बात करेंगे तो यहां पर एक ऑक्सीजन नहीं होता, और इसीलिए इसको हम जो है डीऑक्सी राइबोस के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके बेसिक जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक, अब इस एक ऑक्सीजन का ना होना और होना, ये कितना ज्यादा मैटर करता है इन डीएनए और आरएनए की कंपोजिशन में, इसको हम बाद में देखेंगे। क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप होने से, मैंने अभी आपसे कहा था कि राइबोस में 2 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्या करेगा ये आरएनए को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देगा, और रिएक्टिव बना देगा, जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी ही क्या होगी? लेस स्टेबल। ठीक है, बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाएगी। इसीलिए जो है मोस्ट ऑफ द जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है डीएनए होता है इंस्टेड ऑफ आरएनए। कारण उसकी पीछे यही है कि ज्यादा रिएक्टिव चीज जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि वो लेस स्टेबल होती है। ये भी इसके पीछे के लॉजिक्स हैं। मैं थोड़ा सा करिकुलम से बाहर जाकर के आपसे बात कर रहा हूं। तो ये पेंटोज शुगर की बात हमने करी अभी यहां पर। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। ठीक है, 2 तरह के बेसिस होते हैं, वन इज प्यूरिन, द सेकेंड वन इज पिरिमिडिन। प्यूरिन बेसिस जो होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, इसको आप जानते हैं, और पिरिमिडिन बेसिस जो हैं वो थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। क्लियर? यानी कि 2 प्यूरिन बेसिस और 3 पिरिमिडिन बेसिस जो है पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? यहां पर आप बेसिकली जो यूरेसिल है ये आरएनए में पाया जाता है, और ये वहां पर ये रिप्लेस कर देता है थायमिन को। ठीक है, बॉन्डिंग जब इनकी बनती है तो जो एडेनिन है प्यूरिन का, वो इन केस ऑफ डीएनए वो थायमिन के संग
इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बनाता है। और ग्वानिन साइटोसिन के संग जो है ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल जी बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़े हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन ये क्या करता है कि जब हम अभी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि वाटसन क्रिक ने दिया था, वहां पर आप देखेंगे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके अलावा जो है एरविन चार्गॉफ ने एक लॉ दिया था, वहां पर उसने कहा था कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड में जो है इनका जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। मतलब क्या है, क्वेश्चन कई बार नीट वगैरह में आते हैं कि माना अगर जो है किसी डीएनए मॉलिक्यूल में जो है एडेनिन की जो मात्रा है वो 20% है, ठीक है, तो ग्वानिन की कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल लॉ है कि जितना एडेनिन उतना ही थायमिन, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो थायमिन की जो मात्रा होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20 और 20 40। ठीक है, अगर हम पूरे को 100 माने तो -40 करके कितना आएगा, 60। और 60 जो है वो जी और सी है, तो जब जी की मात्रा निकालनी होगी तो दैट इज 60/2 एंड दैट इज इक्वल टू 30%। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार जो है मेडिकल में जो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे।